बारामूला में एलओसी के पास सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण। हैदराबाद में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया राहुल दिल्ली से रवाना। ईडी के प्रभारी डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन संजय मिश्रा का तीसरा एक्सटेंशन 15 सितंबर को पूरा। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें आई सामने, गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पर कमल और सूंड उठाए हाथी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में शनिवार यानी 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। हालांकि इनकी पहचान होना बाकी है। छिपे हुए आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। तब एक गुफा से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। पिछले 6 दिनों में ये तीसरा एनकाउंटर है। 11 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकी मारे गए और एक जवान शहीद हुआ था। अनंतनाग के कोकेरनाग के जंगल में 13 सितंबर से एनकाउंटर जारी है। 4 जवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार शाम को हुई आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। यहाँ अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। अनंतनाग में पहाड़ी इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में करीब 2000 जवान लगाए गए हैं। ड्रोन सर्वेलांस में जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है वहां मोर्टार दागे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। पीर पंजाल नाम का यह पहाड़ी इलाका करीब 4300 किलोमीटर में फैला है, जो सर्च ऑपरेशन के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकियों ने मंगलवार शाम उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं। राजौरी में भी इसी हफ्ते मंगलवार को एनकाउंटर के दौरान 1 जवान की मौत हो गई थी और 2 आतंकी मारे गए थे। यहाँ सर्चिंग के दौरान एक आर्मी डॉग की भी मौत हो चुकी है। उसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी में अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। शहीद मेजर आशीष की मां कमला ने अंतिम संस्कार के बाद सरकार को जमकर कोसा। आशीष की मां का एक न्यूज चैनल को दिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर देती तो सारे के सारे बच जाते। सरकार क्या कर रही है? सरकार सीने से लेकर घुटनों तक की बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं देती है? पानीपत के मेजर आशीष धोंचक अनंतनाग में टीम के साथ मिशन पर थे। घने जंगलों के बीच आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। इसी बीच उनकी जांघ में गोली लग गई। आर्मी की मेडिकल टीम आई और उन्हें इलाज के लिए ले जाना चाहा, लेकिन वो घायल हालत में ही आतंकियों से लड़ते रहे। करीब 10 घंटे तक उनके पैर से खून बहता रहा, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई और वो शहीद हुए। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हो गई है। ब्रजभूषण शरण भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। पिछली तारीख पर कोर्ट ने 15 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। इससे पहले मामले में 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। इसके बाद 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए हैं उन्हें अहम आधार माना गया। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में
हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 35, धारा 354, 354 ए और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 ए, 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में राहत मिली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें ऐतराज नहीं है, वो जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बनी चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्र के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और एक का रास्ता रोकने या पीछे करने का मामला सामने आया है। वहीं हैदराबाद में आज 16 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 2 दिन चलने वाली इस बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश के मुताबिक CWC मीटिंग में कई चरणों में चर्चा होगी। बैठक में 90 लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 84 लोग आने वाले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले तेलंगाना में सत्ताधारी BRS और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार देखने को मिली। हैदराबाद में CM चंद्रशेखर राव की तस्वीर के साथ बुक माय CM और 30% कमीशन नारे लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगह कांग्रेस के खिलाफ भी पोस्टर बैनर लगे हैं। एक पोस्टर में लिखा है 2004 से 2014 तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अनुसूचित जाति कैटेगराइजेशन के नाम पर दलितों को बेवकूफ बनाया था। कांग्रेस एक बार फिर गारंटी के नाम पर ऐसा करना चाहती है। CWC की बैठक के दूसरे दिन रविवार 17 सितंबर को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 17 सितंबर को तेलंगाना दिवस भी होता है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि मोदी और तेलंगाना सरकार दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्ट हैं। पिछले महीने 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC का ऐलान किया था। इसके बाद ये पहली बैठक है। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस, तेलंगाना में BRS और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट भाजपा की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। 39 मेंबर की इस कमेटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। CWC में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू और राजस्थान में सचिन पायलट को जगह मिली है। तीनों राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। CWC में कुल 84 नाम हैं। इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया। उनकी जगह राहुल नवीन को ED का इंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के नए रहने वाले राहुल 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वे ED मुख्यालय के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वो निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय मिश्रा लगभग 4 साल 10 महीने ED निदेशक रहे। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र का कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। वो अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। सरकार के इस तर्क के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोगों और देश का हित देखते हुए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, पर 15 सितंबर को आधी रात के बाद मिश्रा पद पर नहीं रहेंगे। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि क्या हमारे सामने ऐसी तस्वीर नहीं रखी जा रही है कि संजय मिश्रा के अलावा पूरा डिपार्टमेंट नाकारा लोगों से भरा हुआ है। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की शुक्रवार 15 सितंबर को नई तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह के मुख्य दरवाजे की है। ये करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है। इसमें नीचे कमल का फूल है, बीच में सूंड उठाए हाथी और सबसे ऊपर
स्वागत करती लक्ष्मी रूपी महिला की तस्वीर को उकेरा गया है। दूसरी तस्वीर भी ग्राउंड फ्लोर की है। इसमें गुंबदों पर बनी भव्य नक्काशी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की एक झलक है जिसे फाइनल टच दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर का काम 50% पूरा कर लिया गया है। टारगेट है कि दिसंबर तक इस फ्लोर के निर्माण को पूरा कर लिया जाए। 3 फ्लोर वाले राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। ग्राउंड फ्लोर पर 170 खंबे हैं। इस फ्लोर के सभी 14 दरवाजे भी बनकर तैयार हो गए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर में फिनिशिंग का काम चल रहा है। फर्श बनाया जा रहा है। खंभों पर देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के इन सभी कामों को नवंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से मंगवाई गई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के सभी खंभे खड़े हो चुके हैं। छत डालने का काम भी जल्द शुरू होगा। राम मंदिर के साथ अयोध्या में 4 पथ बनाए जा रहे हैं। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और न्याय पथ। इनका काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पथ को राम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। राम पथ के पहले फेज यानी नया घाट से उद्या चौराहे तक का काम अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रानोपाली से लेकर बेनीगंज तक लगभग एक तरफ इस रोड को डामर से बनाया जा चुका है। रामपथ के निर्माण के काम में भी इस बीच तेजी आई है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर अयोध्या में करीब 10,000 अतिथि और 2 लाख से ज्यादा राम भक्त पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला दर्शन कार्यक्रम के तहत विश्व हिंदू परिषद के सभी 44 प्रांतों से रोज 25,000 राम भक्त रामलला का दर्शन करने आएंगे। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेषों की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें कई मूर्तियां और पिलर दिख रहे हैं। ये 21 साल पहले यानी 2002 में एसआई टीम को खुदाई के दौरान मिले थे। अवशेषों की संख्या करीब 50। वहीं एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि मीटिंग कहां होगी। इसके पहले 6 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की थी। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था। अमित शाह इस कमेटी के सदस्य हैं और अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल मेंबर हैं। एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को एक कमेटी बनाई थी। कहा गया था कि कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही आम लोगों की राय भी लेगी। सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए में बनाया। ये कन्वेंशन सेंटर 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और दुनिया के सबसे बड़े MICE स्थानों में से एक होगा। यशोभूमि में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं। कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल है। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। यशोभूमि को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जाएगा। पीएम द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सपेंशन का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉग्रेशन करेंगे। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 26 जुलाई को नई दिल्ली में भारत मंडपम का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें G20 की मीटिंग भी हुई थी। इस कन्वेंशन सेंटर में 7000 से ज्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है और ये सिडनी के ओपरा हाउस से भी बड़ा है, जहां 5500 लोग बैठ पाते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए भी पार्किंग की जगह दी गई है। वहीं भारत ने गुरुवार को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत 12 सुखोई लड़ाकू प्लेन और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें ध्रुवास्त्र खरीदी जाएंगी। साथ ही ड्रोनियर विमान का अपग्रेडेशन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में स्वदेशी रक्षा साजो सामान की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस खरीद से तीनों सेनाओं की ताकत और मारक क्षमताओं से इजाफा होगा। थल सेना के लिए लाइट आर्म मल्टीपर्पज व्हीकल, इंटीग्रेटेड सर्वेलांस एंड एयर टारगेटिंग सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल तथा गन टोविंग व्हीकल खरीदे जाएंगे, जिसमें आर्टिलरी गन और रडार को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। DAC ने वायुसेना को डोर्नियर विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इससे विमानों के सेवा काल को बढ़ाया जा सकेगा और एक वक्त में ज्यादा विमानों को इस्तेमाल में लिया जा सकेगा। DAC देश में बने हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव में इस्तेमाल के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वायुसेना के लिए 12 सुखोई MKI विमानों की खरीद भी HLC की जाएगी। नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेपोत की खरीद को भी औपचारिक मंजूरी दी गई। इससे समुद्र में नौसेना की संचालनात्मक ताकत में इजाफा होगा। राजनाथ सिंह बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का समय है। हमें ऐसे उत्पादों में स्वदेशी कंटेंट को 50% से बढ़ाकर 60-65% तक ले जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस बाबत तीनों सेनाओं के प्रमुख तथा रक्षा सचिव व महानिदेशक को भी स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जैसलमेर में 2 दिन युद्धाभ्यास किया। सेना ने इसे आर्मी डेजर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम दिया। लोंगेवाल और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अधिकारियों व जवानों ने सेना की ताकत का प्रदर्शन किया। रेत के गुबार के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट, बम धमाकों, गोलियों की आवाज और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गरज ने वास्तविक युद्ध का आभास कराया। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार लड़ाकू विमान तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इस साल फरवरी में देश से बाहर भेजा था। इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स ने दी। संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग नाम से 27 फरवरी से 17 मार्च तक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। इसमें भारत की तरफ से 5 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 शामिल हुए। श्रीनिवासन के स्वामी को साल 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है। वो अभी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग के अध्यक्ष हैं। साथ ही RK स्वामी हंसा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। पहले वो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इंडियन चैप्टर के अध्यक्ष जैसे पदों पर भी रहे हैं। उन्हें एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मलयालम मनोरमा के मुख्य एसोसिएट संपादक और निदेशक परिषद में प्रकाशक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले रियाद मैथ्यू को साल 2023-24 के लिए ब्यूरो का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहित जैन को ब्यूरो का सचिव चुना गया है। वहीं विक्रम सखुजा को ब्यूरो का कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं G20 समिट के दौरान 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में वहां चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी। इसके 6 दिन बाद कनाडा के भारत के साथ फ्री ट्रेड डील बातचीत टाल दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रेड मिनिस्ट्री की प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। इधर भारत के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दों पर हल निकलेगा। उन्होंने कहा कनाडा में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी जिन पर भारत ने आपत्ति जताई थी। जब तक इनका हल नहीं निकलता तब तक कनाडा से ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बातचीत रोक दी गई है। कनाडा के साथ 10 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा जारी है। 2022 में इससे जुड़ी बातचीत को फिर लॉन्च किया गया था।
भारत अब तक की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कनाडा के साथ कम से कम 6 राउंड की बातचीत कर चुका है। G20 समिट के लिए भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2 दिन दिल्ली में फंसे रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने उनसे सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने ट्रूडो से खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। इस बैठक के बाद खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो ने कहा था कि बीते कुछ सालों में मेरी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात हुई है। हम हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। ट्रूडो ने कहा था कि इसके साथ ही हम हिंसा का विरोध करते हैं और किसी भी तरह की नफरत की भावना को दूर करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के एक्शन पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाते हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं। इसे लेकर कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने भी ट्रूडो की काफी आलोचना की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।